गुड आफ्टरनून। और कल हमने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, क्या फॉर्मूला आया था उसका, क्या था? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, अगर L इंडक्टेंस है, I करंट जा रहा है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कल कवर किए थे। तो आज आप सभी को पता है, आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? ट्रांसफॉर्मर। देखो, इसकी वर्किंग की डिटेल आएगी 12th क्लास में। वर्किंग हम शॉर्ट में करेंगे। एग्जैक्ट डिटेल अगर आपको पढ़नी हो 12th में आप पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी, ऐसे तो YouTube वीडियोस हैं, मैंने भी 12th का बना रखा है पूरा ट्रांसफॉर्मर का, तो पिछली साल का। बट हमारे जो काम का है जितना, वो हम आज यहाँ पढ़ेंगे NTSC पर्पज के लिए कि भाई कितना क्या आ सकता है, बिकॉज 10th के सिलेबस में ट्रांसफॉर्मर अलग से है नहीं। तो सबसे पहली बात आती है कि इसका पर्पज क्या है, इस ट्रांसफॉर्मर का क्या काम आता है ये ट्रांसफॉर्मर? वोल्टेज कम ज्यादा करते हैं। कौन सी वोल्टेज, AC या DC? कौन से करंट की? AC। हाँ, तो इसका काम होता है टू ट्रांसफॉर्म या टू कन्वर्ट alternating voltage from high to low or low to high without changing the frequency. From high to low or low to high without changing the frequency। क्या मतलब इसका? देखिए, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स हुआ करते हैं। एक को हम बोल देते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं उसे। इसमें लो वोल्टेज AC आएगा और आपको मिलेगा हाई वोल्टेज AC, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जैसे अगर इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल 50 हर्ट्ज है, तो इधर भी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है, कितनी आती है हमारे घरों में AC में? 50। हमारे घर में 50 हर्ट्ज आती है, तो मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। दूसरा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होगा कि हाई वोल्टेज तो इनपुट के रूप में रहेगा AC। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो जो हमारी आउटपुट होगी वो भी लो वोल्टेज AC होगी, जिसकी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगी। अच्छा, इनमें यूं बताओ कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर जनरेशन वाली जगह काम आता है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन वाली जगह काम आता है? जनरेटिंग प्लांट्स। ये तो जनरेटिंग प्लांट्स में काम आता है। आगे एनर्जी, ये मैं करवा चुका ना आपको, HVPN और ये सारा काम कि कैसे यहाँ ठीक रहता है ना। और ये वाला जो होता है, दिस इज यूज्ड एट सर हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज 9th क्लास में आया होगा ना, फ्रीक्वेंसी वर्ड, उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, सेकंड इनवर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग सबस्टेशन या ये वाले तो आपने अपने घरों के आसपास देखे होंगे, ट्रांसफॉर्मर रखे देखे हैं? यस सर। बड़े से रखे रहते। खैर मेरे पास तो एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है। देखो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ,
इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो क्या आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक ट्रांसफॉर्मर है। इसमें इधर इनपुट है, एक साइड इसमें इनपुट है, 2 वायर्स हैं, और एक साइड बाहर ये जो अंदर रेड है और बाहर ये ब्लैक और ग्रीन है, ये आउटपुट साइड है। क्या नज़र आ रहा है क्या ये ट्रांसफॉर्मर? ठीक है। क्या भाई, क्या कह रहे हो? एक बार आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए जो भी मैंने बोर्ड पे बनाया है। कोई कुछ सवाल पूछ रहा है क्या? कौन बोल रहा था? देखो, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई से लो या लो से हाई में कन्वर्ट करता है बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। जैसे क्या होता है, हमारे घर में सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, यार सारी चीजें 220 वोल्ट पे तो काम नहीं करती, कोई कम पे कोई ज़्यादा पे काम करती है। तो उनके अंदर पहले से ही छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं डिवाइस के अंदर, टीवी के अंदर, स्टेबलाइजर के अंदर। तो वो क्या करते हैं, 220 वोल्ट को कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं, जितने पे भी घर की वो चीज़ चल रही है। तो उसके लिए वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर डीसी पे भी चलते हैं क्या? डीसी पे भी चलते हैं ना? हाँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डीसी पे भी चलती हैं, लेकिन हमारे घर में क्यों एसी आता है? क्यों एसी आता है? कुछ दिन पहले बताया था कि एसी का पावर ट्रांसमिशन आसान है, जहां पावर जनरेट होती है वहां से भेजने में एसी को लॉस कम होता है, बिकॉज उसका रीजन भी ट्रांसफॉर्मर ही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि ट्रांसफॉर्मर्स डू नॉट वर्क ऑन डीसी। कांस्टेंट वोल्टेज पे काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये इसकी वर्किंग में हम समझेंगे, तो वहां हमें पता लगेगा कि ट्रांसफॉर्मर्स के लिए हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम कर रहे होते तो हो सकता था कि बिजली डीसी बना ली जाती, वो भेज दी जाती, क्योंकि पावर लॉस अवॉइड करने के लिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है, और ये लो से हाई करने वाला ट्रांसफॉर्मर वहां काम करता नहीं है डीसी। ठीक है, ठीक है, आप ये लिख लो एक बार, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। ये जो मैंने 50 हर्ट्ज लिया है, ये इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में इतनी है। भाई जैसे यूएसए में 60 हर्ट्ज है, कोई कितने पे भी अपनी सेट कर लेता, उसके अकॉर्डिंग ही फिर सारी चीजें बनाई जाती है और काम करती रहती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज पे कर रखा है सब। तो ज्यादा हर्ट्ज होंगे तो सर लॉस कम होगा? ना ना ना, देखो कई लॉसेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के, कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं जो कम भी होते हैं। तो मतलब यूँ तो यूएसए ने 60 हर्ट्ज पे कर रखा है, तो डेफिनेटली हमसे बेटर पावर सिस्टम होगा। यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, तो डेफिनेटली हमसे बेटर पावर सिस्टम है, तो उन्होंने अगर 60 हर्ट्ज पे किया तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे उस चीज़ के, लेकिन हो सकता है उसको मेंटेन कर पाना मुश्किल हो, कुछ बनाना मुश्किल हो, तो मे भी इस तरह की चीज़ें इसमें हो जनरेशन में। चलिए अब मैं बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। तो सर अगर वहाँ का कोई डिवाइस है तो फिर यहाँ काम नहीं करेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि जैसे एसी का डिवाइस डीसी पे काम ही नहीं करता है या इतनी फ्रीक्वेंसी का इस पे काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ जगहों पे दिक्कत हो सकती है। पॉसिबल है कि कुछ जगहों पे दिक्कत हो जाए, अगर वो स्पेशली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वर्किंग हो तो, अगर वर्किंग ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है तो। ठीक है, अब मैं चलता हूं ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल पे। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस पे बेस्ड है ये? तो ये ईएमआई के भी एक स्पेशल पार्ट पे बेस्ड है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पार्ट ऑफ ईएमआई। ईएमआई का ही एक तरीका है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या था म्यूचुअल इंडक्शन? एक कॉइल में मैग्नेटिक, देखो मान लो ये इनपुट साइड कॉइल है,
इनपुट साइड कोयल को हम प्राइमरी से डिनोट करते हैं, प्राइमरी। ये वैसे ही बस एक सिंबल है ट्रांसफार्मर देने का। ये आउटपुट साइड कोयल है, आउटपुट साइड कोयल, और इसको हम सेकेंडरी से डिनोट कर देते हैं, सेकेंडरी से। अगर इनपुट में आप कोई करंट भेजते हो, अगर इनपुट में आप कोई करंट भेजते हो और वो अल्टरनेटिंग सप्लाई है, तो वो टाइम के साथ चेंज होगा बार बार। डीसी हो तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन एसी है तो टाइम के साथ चेंज होगा। अच्छा, अगर ये करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो जो इसका फील्ड है, भाई ये कोयल में करंट घूम रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचेंगी कि नहीं, बताओ आप? यस सर। और फील्ड लाइन पहुंचेंगी तो फ्लक्स भी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और क्योंकि ये करंट वेरिएबल है तो इसका बी भी वेरिएबल होगा, तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन यही तो था कि अगर इसका करंट टाइम के साथ चेंज हो तो उसमें कुछ इंड्यूस हो जाए, यही था ना आपका म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, प्राइमरी करंट आईपी, एस इक्वल्स टू क्या लिख रखा है? सेकेंडरी आउटपुट, प्राइमरी इनपुट। आईपी वेरीज विद टाइम, so mutual flux linked with secondary also varies, so current is induced in secondary। क्या आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया कि नहीं? हाँ भाई, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया सभी को? सर ये डायग्राम के बीच में तो पैरेलल दिखा रखा है आपने। ये जस्ट एक सिंबल है, ऐसे ही सिंबल सा है ट्रांसफार्मर का, दो लाइन लगा दी पैरेलल, और कुछ नहीं है। हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं ट्रांसफार्मर को कि भाई ये एक ट्रांसफार्मर, दो पैरेलल लाइन लगा के, ठीक है। ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी। यहाँ एसी इनपुट दिया है, ये उसकी फील्ड लाइंस है, वो दूसरे में से जाएंगी तो वहाँ फ्लक्स होगा। ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, तो उससे उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। यही था ना आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, बना लिया। तो अब आप ये बताओ कि ये डीसी पे काम क्यों नहीं करता है? डायरेक्शन सेम रहता ना, डीसी का मतलब हम लेके चलेंगे कांस्टेंट ही डीसी मान के चलेंगे। तो अगर आप एक बैटरी लगा दोगे यहाँ पे, कांस्टेंट करंट जाएगा, तो कांस्टेंट करंट जाएगा तो क्या उसमें फ्लक्स लिंक होगा? क्यों नहीं होगा यार? फ्लक्स तो लिंक, अरे फ्लक्स तो लिंक होगा यार। करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्लक्स तो लिंक होगा, लेकिन वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज। तो मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ ना, फ्लक्स लिंक होगा कि नहीं ये बताओ? यस, फ्लक्स तो लिंक होगा, लेकिन वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो d∅dt 0 होगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो उधर कोई करंट नहीं आएगा। इसीलिए डीसी पे ये काम नहीं करेगा। समझ आ गया? चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट पे हम आते हैं। बना लिए? हो गया? किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो। वीडियो क्या क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है, क्लियर है। आप लोग सुबह से अब तक कंटिन्यूअसली क्लास अटेंड करते रहते हो? नो सर, पहले ब्रेक कितनी देर के होते हैं बीच में? 2:30 पे खत्म होती है, फिर उसके बाद आप क्या? अच्छा, 2:30 के बाद अब ये लगभग 1 घंटे का ब्रेक ही रहता आपका? यस और फिर मेरे बाद भी कोई और क्लास होती है? नो सर, लास्ट है, तो लास्ट तक एनर्जी तो बची रहती है ना क्लास अटेंड करने की? यस सर। ठीक है,
नो सर। नो सर, फिर कैसे जबरदस्ती बैठा रखे हो? देखते हैं। मैम पढ़ाती रहती है, 15 मिनट का ब्रेक होता है। चलो तो देखिए, अभी सुनिए। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट पे आ रहे हैं। देखो ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाया जाता है। पहले इसकी एक कोर बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, और एक मोटी शीट ना लेके एक, चलो मैं पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। एल शेप की कई पतली पतली शीट्स होती हैं आयरन की, और उनको किसी तरह से बच्चे मतलब वर्कशॉप में जहां भी जो भी बनाएगा ट्रांसफॉर्मर, वो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट कर देगा कि एक मोटी सी शीट बन जाए, लेकिन वो स्लोटेड शीट रहे, बीच में काफी गैप है। सर ये एडी करंट के लिए? हाँ, बिल्कुल सही, एडी करंट अवॉइड करने के लिए ये हम क्या बनाते हैं, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, जिसपे अभी वायर्स वाइंडिंग्स आनी है, लेकिन ये रहती है स्लोटेड एंड लेमिनेटेड। दिस इज स्लोटेड एंड लेमिनेटेड। अच्छा, किस तरह की रहती है सुनो। इसमें कई पतली पतली शीट्स रहती हैं, बहुत सारी यूं शीट्स रहेंगी और आपस में अरेंज की जाएंगी। इस तरह से ये अरेंजमेंट रहता है। वार्निश्ड मतलब लेमिनेटेड शीट्स रहती हैं, और उनको आपस में टच करके यूं रखा जाता है। ये ऐसी अरेंजमेंट है ताकि नजर आए कि भाई हाँ, ये तो सच में स्लोटेड शीट है। इस तरह की अरेंजमेंट। क्या ये बताओ, ये दिख रहा है? अब इस पर हम वायर्स लपेटेंगे अभी, वाइंडिंग्स, लेकिन पहले ये स्लोटेड शीट का डायग्राम बनाया है। बस इस तरह से हमने अंदाजे से बना लिया है। ये कुछ अरेंजमेंट है, स्लोटेड सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर दोनों साइड ना वाइंडिंग्स लपेटी जाती हैं, गिन के टर्न होते हैं। ये तो कौन सी साइड हमने बोली है, एक तरफ। अभी बताओ, ये अरेंजमेंट समझ आ गया क्या, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है? दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज द सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स को मैं NP से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स को NS। NP ये हमने कहा नंबर ऑफ टर्न्स, इन प्राइमरी कोइल, और NS ये हमने कहा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। ये अरेंजमेंट है।
यहाँ पे आप कोई इनपुट लगाते हैं, कोई एसी इनपुट जिसको हम वी प्राइमरी बोल देंगे, और बाहर आप आउटपुट लेंगे जिसको आप वी सेकेंडरी बोल देंगे। इस तरह से वो लोड वगैरह वहाँ कनेक्टेड होंगे। ये इसका एक साधारण सा कंस्ट्रक्शन है जो हम मान सकते हैं। और इसमें एक अजम्पशन हम लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। assumption for ideal transformer कि same magnetic flux gets linked with each turn of primary and secondary coil। और एक्चुअली ये पूरा एक स्क्वायर शीट भी नहीं होती, एल एल शेप की शीट रहती है, एक एल शेप फिर एक एल शेप, उनको मिलाया। अब ये बनाने वाले सोचते हैं कि किस तरह से अरेंज करना है, उनको कैसे चिपकाना है और ये सब। हाँ भाई लिख लिए, बना लिया अरेंजमेंट? चलो कोई नहीं, आप बनाओ एक बार, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग आपको दिखाते हैं क्या है। यहीं से लगा लो कि यहीं से इसकी वर्किंग पार्ट स्टार्ट हो गया है। सर ये दो एल शेप के शीट से एक स्क्वायर बनता है? हाँ, दो एल शेप रहती है, दो एल शेप शीट्स रहती हैं, उनको मिला के एक थोड़ा लकड़ी का कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि उनमें अटैच की जाती हैं। एक्चुअली हमने भी कभी बनाया था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें इस तरह से ये फिर वो पूरा स्क्वायर शेप बना दी जाती है ताकि स्लोटेड अच्छे तरीके से रहे, कोई एडी करंट बहुत कम से कम हो, इसलिए ऐसा सब किया जाता है। तो ये एस के नीचे क्या लिखा हुआ है? एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स इन, कहाँ सर ये सर आउटपुट क्या लिखा है? आउटपुट के आगे वीएस, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है, अब सुनो, वर्किंग में एक अजम्पशन, अब मैंने कहा डिटेल में इसकी वर्किंग 12th में लेंगे, वहाँ एक नहीं आपको 3 अजम्पशन बताएंगे, अभी हमारे लिए बस एक ही अजम्पशन बहुत है। तो इससे देखो क्या रिलेशन बनेगा प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज में, किस तरह से क्या रिलेशन बनेगा। सबसे पहली बात, लेट फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न में से जो फ्लक्स हो, हमने माना कि वो पाई है, हर एक टर्न में से फ्लक्स पाई है। तो मैं इस साइड तो लिख रहा हूं प्राइमरी के लिए और मैं इस साइड लिख रहा हूं सेकेंडरी के लिए। फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, इधर तो होगा n प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इंटू 5, ऐसे लिखते थे हम फ्लक्स लिंकेज, और इधर जो फ्लक्स लिंकेज होगा दैट विल बी n सेकेंडरी इंटू 5। तो जो v प्राइमरी होगा मैं उसको लिख सकता हूं बाई फैराडेज लॉ माइनस n प्राइमरी इंटू d5 बाई, भाई जो ईएमएफ इधर का होता है वो कितना होता है, ये होता है। और जो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ घोटाला है, थोड़ा सा घोटाला है, जो बीच के हमने वर्किंग स्टेप अवॉइड कर दिए, 2 अजम्पशंस अवॉइड कर दिए उससे। और यहां मैं अगर कहूं तो v सेकेंडरी बनेगा
माइनस एन एस इंटू डी फाइव बाई टी टी। अब मैं उस घोटाले को थोड़ा सा उजागर करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा टॉपिक। इधर का तो हमें समझ आता है, कोई फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो कितना होगा, फ्लक्स लिंकेज का डिफरेंशिएशन। हाँ भाई बताओ, ये समझ आ गया कि नहीं, ये वाला। प्राइमरी में कंफ्यूजन क्या होता है, प्राइमरी में तो हम लगाते हैं वोल्टेज, परंतु जितनी हम लगाते हैं सेल्फ इंडक्शन की वजह से उतना ही ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ताकि जो वोल्टेज आपने लगा रखी है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो। ऐसा क्यों है उस पर हम अभी नहीं जा रहे, क्योंकि उसके लिए फिर वो बची हुई 2 जंक्शंस का और जरूरत पड़ती है। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये तो बनी है सेल्फ इंडक्शन से, मैं अगर लिखूं यहाँ, और वो जो इक्वेशन बनी है वो कैसे बनी है आपकी, म्यूचुअल इंडक्शन से। अब आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कीजिए। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कीजिए। अरे क्यों कर रहे हैं, खराब हो जाएगा। हाँ जी, इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड कीजिए, क्या बनेगा, Vs अपॉन Vp दैट इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। एक बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, पूरे चांस है कि इस पे कोई सवाल आ जाए अगर एनटीसी में ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन आता है तो। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। हो गया, नोट हो गया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक और रिलेशन निकालेंगे। मान लो इस साइड कॉइल में करंट घूम रहा है आई प्राइमरी, और इस साइड कॉइल में करंट घूम रहा है आई सेकेंडरी। ऐसा नहीं है कि इधर से उधर जा रहा है करंट, ये अपना अलग घूम रहा है, वो अपना अलग घूम रहा है। तो अब मैं इनका रेशियो और निकालूंगा। अपने डायग्राम में ये 2 करंट ऐड कर दीजिए, आईपी और आईएस। ये मिटा दो, ये नीचे वाला पार्ट। यस यस सर। यस सर। Assuming the transformer to be 100% efficient, हमने माना कि जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एफिशिएंट है। आ जाओ। हमने माना कि जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एफिशिएंट है। इसका मतलब होता है कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर का मतलब है वो पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, पढ़ा है हमने। यस। तो V प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इज इक्वल टू V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। तो यहां से आप देखो Vs अपॉन Vp कितना आ गया, IS बाय IP बाई IS। इसका मतलब मेरे पास रिलेशन आ गया Vs बाई Vp इज इक्वल टू IP बाई IS इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये फाइनल रिलेशन है जो मुझे याद रखना है। वैसे ट्रांसफॉर्मर्स की एफिशिएंसी 90% से ज़्यादा ही होती है। अच्छे डिवाइसेज हैं ये, 100% तो नहीं होती, लेकिन 90% के आसपास ही, उससे ज़्यादा ही होती है। एक्चुअल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, ईटा एक्चुअल। अगर कभी हमें लिखना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो एक्चुअल पावर की ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होगी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर Vs इंटू IS और इनपुट पावर Vp इंटू IP
और परसेंटेज में लाना हो तो इनटू 100 हो जाएगी। और ये जो वैल्यू होती है लगभग 90% टू 99% तक पहुंच जाती है, इतनी ही रहती है वैल्यू, अगर आप इनटू 100 और करें परसेंटेज में लाने के लिए। ये भी ऐड कर देना आप इसमें। सर एक्चुअल के ऊपर क्या लिख रखा है? ईटा, ये सिंबल है भाई, ईटा, ईटा बोलते हैं इसे। ईटा इसकी प्रोनाउंसिएशन है ETA, लेकिन N की तरह ही लिखा जाता है। एफिशिएंसी का ये सिंबल होता है, ये लिख लेना, एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल ट्रांसफार्मर है ये। भैया बोलो आज भी लिख लिया, बना लिया? यस सर। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, ये जो कुछ लॉसेज होते हैं, वैसे तो हमें मानना नहीं है जब तक दिया ना हो कि लॉस होने हैं, लेकिन अगर किसी ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज हो रहे हैं तो उस लॉस का रीजन क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग ये डालना कि स्मॉल एनर्जी लॉसेज इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर, स्मॉल एनर्जी लॉसेज इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर। स्मॉल एनर्जी लॉसेज इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर। दो चार मैं लॉसेज के कारण आपको बता रहा हूं। पहला रीजन, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है तो इनकी कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, और जब करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से तो क्या I2R हीट लॉस होगा कि नहीं, बताओ। पहला लॉस तो ये है, इसको ये भी बोल देते हैं I2R लॉस। पहला लॉस ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग है जो उनमें करंट फ्लो करेगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा। सेकेंड लॉस, एडी करंट वाला भी लॉस होगा। भाई वैसे तो हमने उसको काफी हद तक प्रोटेक्ट कर दिया, कैसे प्रोटेक्ट कर दिया? ये स्लॉटेड और लेमिनेटेड शीट यूज करके, लेकिन एडी करंट लॉस भी यहां पे होता रहता है थोड़ा बहुत। एक लॉस हिस्ट्रेसिस लॉस, ये वर्ड शायद पहली बार सुन रहे होंगे 10th क्लास में। यस सर। यस सर। आपकी जो कोर है सॉफ्ट आयरन की बनी है। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक, ये तो शायद मैंने नाम लिए थे कभी, डाया पैरा फेरो, या नहीं मैग्नेटिक मटेरियल में? नहीं बताया। मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह के होते हैं, डाया मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। छोड़िए वो सब 12th में आएगा। उसका एक टाइप है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना सॉफ्ट आयरन, उसमें एक लॉस होता रहता है बार बार, कभी करंट बढ़ता है कभी कम होता है। तो जब करंट बढ़ के कम होता है तो उस दौरान कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, वो मटेरियल खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है, इसे बोलते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस, जो ये भी हम याद रखें। और एक चौथा लॉस, वैसे और भी लॉसेज हैं, फ्लक्स लॉस और ये सब, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे। चौथा लॉस है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये क्या चीज है, इसकी डेप्थ में तो मैं नहीं जा रहा, पर ये बताता हूँ। आप कभी ट्रांसफार्मर के पास से निकले हो, आवाज आती रहती वहां, हमिंग सी नॉइज। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो साउंड एनर्जी के रूप में जो एनर्जी जा रही है, कहीं ना कहीं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इससे रिलेटेड है। और भी लॉसेज है, परंतु ये 4-5 लॉस मिलके
5-10% का पावर लॉस करवा देते हैं। तो ये आप लॉसेज में लिख देना कौन कौन से लॉस हैं। एक बार फर्स्ट वाला दूर करना। क्या फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग? देखो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, जब इनमें करंट फ्लो करेगा तो कुछ रेजिस्टेंस तो होगी वाइंडिंग की। तो हीट लॉस हो जाता है ना, I²RT। टी टाइम तक करंट फ्लो करेगा तो I²RT, ठीक है, वो है। सर लिखने दो। हो गया एनर्जी लॉस? ठीक है। यस सर। इसके बाद हम एक बार स्टेप अप और स्टेप डाउन को अलग अलग देखते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन किस में कहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, कहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, कहाँ करंट ज़्यादा है। इन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। मिटा दूँ ये एनर्जी लॉस? यस सर। ठीक है। अरे साइड में लो, ये ट्रांसफॉर्मर है ना, सिर पे गिर जाएगा। साइड में लो, सिर पे लग जाएगी, सिर पे गिर जाएगा। साइड में लो। देखो अब मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरफ आता हूं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहली बात, वोल्टेज किधर ज्यादा होगी, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? बताओ। इनपुट में कम होगी और आउटपुट में ज्यादा होगी। इससे आप बताओ नंबर ऑफ टर्न्स किधर ज्यादा होंगे? ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको देख के। सेकेंडरी। हाँ, यानी कि अगर आगे टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज आगे ज्यादा होगी, पहले टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज पहले ज्यादा होगी, यानी कि NS इज ग्रेटर देन NP। एंड करंट बताओ कहाँ ज्यादा होगा? प्राइमरी। क्योंकि ये उल्टा था, IP/IS था। तो अगर आप यहां देखेंगे, करंट प्राइमरी में ज्यादा होगा, वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी में ही ज्यादा होंगी। ऐसा ही आप लिख लो स्टेप डाउन का। ऐसे आप लिख लो स्टेप डाउन का। स्टेप डाउन में क्या क्या होगा? VP इज ग्रेटर देन VS, सेकेंडरी में कम होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे। और करंट सेकेंडरी में ज्यादा होगा। पिछली बार क्या ये लिखा हुआ था क्या? पिछली बार आपने उल्टा लिख दिया। हाँ, उल्टा लिख दिया, सही कर लो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो। पिछली बार देखो, जिधर वोल्टेज ज्यादा होगी ना उधर पर करंट कम होगा, ऐसा सिस्टम है इसमें। तो स्टेप अप में उधर वोल्टेज ज्यादा है तो उधर करंट कम है। तो पिछली बार तो ये ऐसे आएगा, लेकिन इस बार ये ऐसा आएगा। सेकेंडरी में वोल्टेज कम है तो सेकेंडरी में करंट ज्यादा होगा। तो तुम पीछे बैठ जाओ तुम। चलो स्टेप अप स्टेप डाउन अब दोनों क्लियर हुए ना? यस सर। ठीक है, अब हम कुछ सवाल लेते हैं इन पे आए हुए या जो भी इस तरह के हो जाते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप।
A transformer has transformer has 50 turns in the a transformer has 50 turns in the primary and 100 in the secondary and 100 in the secondary. आगे लिख दो, if the primary is connected to a transformer has 50 turns in the primary and 100 turns in the secondary. ये लाइन लिख ली है. "50 turns in the primary and 100 turns in the secondary." ये होगी एक केवल लाइन. Yes sir. Yes sir. If the transformer is connected to a 220 volt DC supply, if the transformer is connected to a 220 volt DC supply, what will be if the transformer is connected to a 220 volt DC supply, what will be the output voltage across secondary? 0. 0. हाँ ठीक है, पहले बात बताओ, सवाल लिख लिया आपने पूरा? If the transformer is connected to 220 volt DC supply, what will be the output voltage across secondary? प्राइमरी पे अगर 220 वोल्ट डीसी सप्लाई कनेक्ट किया है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? क्या आंसर होगा? 0. आप अगर ये आंसर ये लगा देते हैं तो एक ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग में मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर डीसी आ गया, कुछ नहीं आया तो हम मान के चले एसी है, लेकिन अगर डीसी आ गया तो कोई वोल्टेज बाहर नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? उसका रीजन आ ही गया है. तो आंसर आया 0. लिख लिया आपने? Yes sir. Yes sir. अब इसी के बाद अगला सवाल लिखिए कि रिपीट द क्वेश्चन फॉर एसी सप्लाई. रिपीट द क्वेश्चन फॉर एसी सप्लाई. चलिए सर. 440. हाँ, अगर एसी सप्लाई होगा तो आपने फॉर्मूला लगाया Vs अपॉन Vp 220 वोल्ट. नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में 100 है और प्राइमरी में 50 है, तो यहां से आपका Vs आ जाएगा 440 वोल्ट. कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम एसी डीसी पे ध्यान नहीं देते और हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला रहता है, तो उस चीज से बच के रहना. अब एक काम करो, आपके पास ये बुकलेट है वो रेजोनेंस वाली, या जो सवाल मैंने भेजे थे वो? यस सर. वो बुक है तो वो बुक ही खोल लो और उसमें ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चंस होंगे. पेज नंबर 41 जो मैंने भेजे उसमें तो पेज नंबर 41 मार्क कर रखा. उस पर आपके पास बुक है तो उसमें देखिए अलग से क्वेश्चन नंबर 30 से 38, 30 to 38 मिल गया क्या वो पेज? आप Yes sir. आप ले आओ बुक, जहां भी रखी है एक बार निकाल लो. मेरे पास जो पेजेस हैं वो ये वाला पेज अगर आपको दिखे तो, और इसमें ऊपर हेडिंग है ट्रांसफार्मर और 30 है ना, यही है ना आपकी बुक में भी पेज. तो अब आप आंसर नहीं देखेंगे, आंसर लास्ट में मैच करना. एक बार 30 से लेकर 38 तक देखते हैं कि क्या क्या सवाल हैं, क्या हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, या ट्रांसफार्मर पे ही हैं या कुछ और है. सभी बच्चों ने ये निकाल लिए ना पेजेस? Yes sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 देखो, आंसर पे बिल्कुल मत जाना, जहां आंसर दिए वहां बिल्कुल मत जाना. अभी सुनिए क्वेश्चन नंबर 30. ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच गिव्स एसी वोल्ट. ट्रांसफार्मर बाहर कैसी वोल्टेज देते हैं? Yes. एसी वोल्टेज. तो कौन सा आंसर आ गया एबीसीडी में से? टी. सेकंड ऑप्शन बी आ गया ना समझ?
31, क्वेश्चन नंबर 31, ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म, एक मिनट सुनो, ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है? मोटर। मोटर। टू ऑब्टेन सूटेबल डीसी वोल्टेज, क्या इसमें डीसी वोल्टेज मिलता है बाहर? नो सर। कौन सी डिवाइस है जो हमें डीसी वोल्टेज देती है? बैटरी। डीसी बैटरी। हाँ बैटरी। तीसरा, टू ट्रांसफॉर्म एसी इनटू डीसी, क्या ये एसी को डीसी में बदलता है? नो सर। कौन सी डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है? इन्वर्टर। जनरेटर। रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कभी नाम लिया है क्या कभी भी आज तक? जनरेटर भी होता है। एक रेक्टिफायर होता है, जनरेटर नहीं होता है। एक रेक्टिफायर होता है जिसमें आप एसी डालते हो और वो डीसी हमें देता है। इन्वर्टर इससे उल्टा काम करता है। इन्वर्टर इससे उल्टा काम करता है। इन्वर्टर डीसी, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है, जब सप्लाई चली जाती है तब वो डीसी बैटरी से करंट लेता है और एसी में बदल के हमें देता है। इस तरह का काम करता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है टू ऑब्टेन सूटेबल एसी वोल्टेज, तो ये कौन है आपका? यस सर। ठीक है ना, Yes, sir. ट्रांसफॉर्मर ही करते हैं। 32, व्हाट इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? करंट। स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होती है, पावर ऑलमोस्ट सेम रहती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन करंट बढ़ जाता है। हो गया ये भी। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हो सकता है, म्यूचुअल उसी का पार्ट है, लेकिन अगर म्यूचुअल अलग से दिया है तो हम वही टिक करें, म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट है वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोइल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ये वर्किंग से रिलेटेड एक पार्ट आया कि जो सेकेंडरी कोइल है उसमें वोल्टेज क्यों आती है। क्या पढ़ा था हमने? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज होता है, उससे फ्लक्स चेंज होता है और उससे बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? डी। एक मिनट, डी फॉर डॉग। डी, हाँ सही है। वायरिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो बार बार इसमें करंट फ्लो कर देगा, मतलब ईएमआई के कारण। ठीक है। 35, ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स अप एन एसी सप्लाई 220 वोल्ट से 2200 वोल्ट। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है कि स्टेप डाउन? स्टेप अप। तो नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ ज्यादा होंगे? कहाँ ज्यादा होंगे? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। ये स्टेप डाउन कौन कर रहा है भाई? इफ द सेकेंडरी कोइल हैज 2000 टर्न्स, तो प्राइमरी में कितने होंगे? 2000 से कम होंगे कि ज्यादा होंगे? 200। डायरेक्ट आप ये लगाएंगे VS बाई VP बराबर NS बाई NP, और VS आपका है 2000 ना 2200, VP है 220, NS आपको निकालना है, NP आपको दे रखा है 2000, तो वहां से NS आ जाएगा 200। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पहले एक बार 36वां सवाल पढ़ के बताओ, क्या ये 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है जिस तरह का ये सवाल है? नो सर। नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो एफिशिएंसी ही पूछी है, कुछ ना कुछ पावर लॉस हो रहा होगा इसमें। ट्रांसफॉर्मर ना, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। देखिए इसमें क्या दिया गया है, हम उस पर आते हैं। इसमें दिया गया है कि 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में ले जाता है, तो V प्राइमरी 220 वोल्ट, V सेकेंडरी 11 वोल्ट। उसके बाद दिया है प्राइमरी कोइल में करंट आ रहा है 5 एम्पियर, I प्राइमरी 5 एम्पियर और I सेकेंडरी है 90 एम्पियर।
कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन है और करंट उधर ज्यादा हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि एफिशिएंसी बताओ, एफिशिएंसी। तो हमने पढ़ा था पहले इनपुट पावर निकाल लो, 90%। देखते हैं इनपुट पावर 220 इंटू 5 वोट, आउटपुट पावर 11 इंटू 90 वोट, और एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट VS/IS डिवाइड बाय अपॉन इनपुट, VP/IP और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। इंटू 100। ठीक है, अभी देखो 5 से गया 20, 11 और 20, 220 कट गए, तो ये ओनली क्या आ रहा है? 90%। तो बताओ भाई, क्या ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया ना समझ, कैसे यूज हो रहे हैं यहाँ पे? यस सर। 37, क्वेश्चन नंबर 37। इन ए ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर 140 एंड सेकेंडरी में 280। एन प्राइमरी आपको दिया है 140, एन सेकेंडरी आपको दिया है 280, ये दिया गया है। इफ करंट इन प्राइमरी इज 4 एम्पियर, आई प्राइमरी इज 4 एम्पियर, देन द करंट इन सेकेंडरी क्या है? भाई ऐसे में आप मान के चलो कि 100% एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी की तो बात ही नहीं हो रही है कहीं, ये तो केवल वोल्टेज का जिक्र नहीं हो रहा, करंट का जिक्र है। तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं यस। IPIS वाले। यस। 2 एम्पीयर। कितना आंसर आ रहा है? 2 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो करंट कम मिलेगा, तो वहां 2 एम्पियर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 37। 38 पे आइए आप, क्वेश्चन नंबर 38। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड। अच्छा, अब चार्ज के बारे में, ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है वैसे सवाल आ गया। अब देखो, चार्ज फ्लोन ड्यू टू आई इंड्यूस्ड ऑफ EMI, ये बताता हूं मैं आपको। मान लो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज DI या डेल्टा I बोल दो, डेल्टा फाई। टाइम टेकन, जितनी देर में चेंज हुआ, डेल्टा T। तो मुझसे अगर पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d∅dt, या उसको मैं लिखूं डेल्टा फाई बाई डेल्टा T, ये है। नोट करना। अभी देख लो, फिर उसके बाद कर लेना चाहिए, पहले देख लो एक बार, करने लायक बने तो कर लेंगे। अब जो EMF इंड्यूस्ड है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ EMF इंड्यूस होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन, डेल्टा फाई बाई डेल्टा T, या d∅dt भी कर सकते हैं उसे, जो यानी कि ये तो है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, ये तो हमने यहां लिख ही दिया, खैर रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। तो यहां से अगर मैं करंट निकालूं, करंट होगा E/R, यानी कि 1/R इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा T। यहां पे R हमने क्या माना है? कॉइल की रेजिस्टेंस। अब देखो, जो चार्ज फ्लोन है, इस करंट की वजह से जो चार्ज फ्लोन होगा डेल्टा Q, क्या मैं उसे लिख सकता हूं करंट इंटू टाइम? बताओ, चार्ज फ्लोन करंट इंटू टाइम, क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो करंट की जगह आपने रखा 1/R डेल्टा फाई बाई डेल्टा T और इंटू डेल्टा T, डेल्टा T से डेल्टा T गया, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि चार्ज फ्लोन होता है टोटल फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल फ्लक्स चेंज अपॉन रेजिस्टेंस। तो चार्ज फ्लोन क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैंने जल्दी फ्लक्स चेंज किया है कि धीरे धीरे फ्लक्स चेंज किया है? बताओ। नहीं,
हो गया। ईएमएफ डिपेंड करेगा, करंट डिपेंड करेगा, लेकिन चार्ज नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने अगर जल्दी फ्लक्स चेंज कर दिया तो करंट ज्यादा होगा लेकिन टाइम कम है। आपने धीरे धीरे फ्लक्स चेंज किया है तो करंट कम होगा लेकिन टाइम ज्यादा होगा। दोनों ही बार चार्ज क्या आएगा, डेल्टा फाई टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये अब आप नोट भी कर लीजिए और इस सवाल का आंसर भी दीजिए क्या है। इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, रेट पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, ओनली क्या आएगा, चेंज इन फ्लक्स। और साथ में और अगर साथ में रेजिस्टेंस भी होता तो उस पर भी कर रहा होता। चलो भाई ये बताओ, ये जितने भी सवाल थे ट्रांसफार्मर के, ये समझ आ गए आपको? आप एक बार ये नोट कर लो, ये लास्ट रिजल्ट ये ऊपर लिखा है मैंने। अब मैं एक बार एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर वाली, उसमें और देख लेता हूँ यार। एक तो 22वां सवाल और एक 23वां सवाल, ये दो देखिए अगली एक्सरसाइज में, 22 और 23। 22वां सवाल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। और 23rd वेस्ट बंगाल में आया था ये, 23rd 2015 का। इन्हें ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स, देखो स्टेट से फर्क नहीं पड़ता है, सबका सिलेबस सेम है, ऐसा नहीं है कि उस स्टेट का अलग है उसका अलग, तो कोई सवाल कहीं भी आ सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ना इन्हें ट्रांसफॉर्मर क्या, अच्छा उसमें हो चुका है ये वाला 2 एम्पियर। यस सर। तो अब आप ये बताओ, क्या ट्रांसफॉर्मर अच्छे से समझ आ गया है क्या आपको? यस सर। ठीक है। अब हमारा ईएमआई में तो एक तो डायनेमो बचा है, डायनेमो मतलब जनरेटर, जो अगले टेस्ट में आएगा, और जो भी कुछ होगा अगले टेस्ट में वो देखेंगे बाद में। इस टेस्ट के लिए ईएमआई का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब ये जो कुछ पेजेस मैंने दिए थे, जो आपके पास रेजोनेंस की एक्सरसाइज है, क्या अब आज ये आप कंप्लीट कर लेंगे ईएमआई वाली, मतलब ईएमआई नहीं मैग्नेटिज्म वाली, मैग्नेटिज्म। एक्सरसाइज 1 में 43 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 2 में 26 क्वेश्चन है, करेंगे ना ये कंप्लीट? ठीक है। तो डाउट हो, कोई भी डाउट हो आप भेज देना, 1-2 बच्चों ने भेजे भी है, मैंने रिप्लाई दिए भी थे। और बाकी अगले 2 दिन अब थोड़ा ग्रेविटेशन रिवाइज कर लेते हैं और उसकी एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करेंगे यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है। तो कल की क्लास ग्रेविटेशन पे लेंगे। चलिए, थैंक यू।